आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर कलाम की बहुत ही फेमस बुक भारत 2020 नवनिर्माण की रूपरेखा की। किताब की शुरुआत करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम स्वाधीनता का 50वां वर्ष पूरा कर चुके हैं और आज के अधिकांश भारतवासी इसी अवधि में पैदा हुए हैं। हर साल हमारे देश की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ बढ़ जाती है। इसके लिए हमारी परिकल्पना क्या होनी चाहिए? कुछ व्यक्तियों की तरह ही क्या हम विकास की धारणा पर ही प्रश्न चिन्ह लगाकर देश के लोगों को सदियों से आ रही उनकी यथास्थिति में ही उन्हें रहने देंगे? और क्या हम समाज के उच्च वर्ग की ओर ही ध्यान देकर शेष सभी को उनके भाग्य पर निर्भर रहने के लिए छोड़ देंगे? अगले 2 दशकों में हम भारत को किस ओर जाते हुए देखना चाहते हैं और उसके भी आगे के वर्षों में हम अपने देश को किस दिशा में ले जाना चाहेंगे? डॉक्टर कलाम और वाई सुंदरराजन की ये किताब इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को तलाशती एक ऐसी किताब है जो आज के विकासशील भारत को एक विकसित भारत में रूपांतरित करने के उद्देश्य को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करती है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब भारत अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहा था तब इस पुस्तक के हम दोनों लेखकों का जन्म हुआ था। जब पंडित जवाहरलाल ने स्वाधीनता प्राप्त होने पर ट्रस्ट विथ डेस्टिनी नाम का अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था, तब हम में से एक स्कूल के अंतिम वर्ष में शिक्षा प्राप्त कर रहा था और दूसरा शैशव काल के अपने तोतले बोल रहा था। हम दोनों में से किसी का भी परिवार ना तो धनी था और ना ही शक्ति संपन्न, लेकिन हम दोनों को एक साथ लाने वाली सिर्फ एक ही शक्ति थी, साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आधुनिक भारत का विकास करना। यह पंडित नेहरू, होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई की परिकल्पना थी, जिससे हमें उनके अंतरिक्ष कार्यक्रम में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। 60 के दशक में जब अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तब लोगों को ये लगता था कि ये एक असंभव कार्य है, लेकिन हम और हमारे अनेक साथी इस परिकल्पना को उचित ही नहीं बल्कि संभव भी मानते थे और हमारे इसी विश्वास से एक ऐसे मिशन ने जन्म लिया जिसके भागीदार हम सभी थे। हमारे संस्थान इसरो का हर व्यक्ति यह विश्वास रखता था कि उसका जन्म इस मिशन को साकार करके अंतरिक्ष तकनीकी द्वारा देश तथा देश की जनता के विकास के लिए ही हुआ है। हम दिन रात काम करते, अनेकों बार असफल होते और कभी कभी सफलता भी प्राप्त करते, लेकिन निराशा का भाव कहीं नहीं था। हमने जो भी साधन तंत्र बनाए, विकसित किए और जिनका परीक्षण किया, उन सभी का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, एक विकसित, शक्तिशाली और गौरवान्वित ऐसे भारत का निर्माण जिसका प्रत्येक नागरिक उनसे सुविधाएं प्राप्त कर सके। आज हमें ये कहते हुए प्रसन्नता होती है कि अंतरिक्ष तकनीकी से संबंधित हमारे स्वप्न, जैसे आम जनता तक हमारी पहुंच, दूर दराज के इलाकों में नेटवर्क्स के द्वारा संचार तथा संदेश पहुंचाने की व्यवस्था, खतरों की सूचना देने वाले साधन, जमींदोज पानी की जानकारी, जंगल बचाओ योजनाएं आदि पूरी की जा चुकी हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमें इस बात का भी गर्व और प्रसन्नता है कि कृषि विज्ञान, कला, संस्कृति और सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत अनेक व्यक्तियों के स्वप्न भी साकार हो चुके हैं, परंतु हमारी परिकल्पना अभी भी अधूरी है और वो है गरीबी रहित एक समृद्ध भारत की परिकल्पना, वाणिज्य तथा व्यापार में अग्रणी भारत की परिकल्पना, विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी में विभिन्न क्षेत्रों में शक्तिशाली भारत की परिकल्पना तथा एक ऐसे भारत की परिकल्पना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हो। परंतु सच्चाई ये है कि इनमें से कई विषयों पर आज भी निराशा ही व्याप्त है। सौभाग्य से हम दोनों ही लेखक ऐसे अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आए जो न सिर्फ इन सवालों को उठा रहे थे बल्कि उनके उत्तर भी तलाशने का प्रयत्न कर रहे थे। हमने देश के अनेक भागों में जाकर वहाँ अनेक वर्गों के लोगों से जाकर इन विषयों पर बातचीत की। हमारी संपूर्ण कैरियर यात्रा के दौरान हमें जो भी अनुभव हुए वो सभी इस पुस्तक की रचना का आधार है। इस चैप्टर 1 क्या भारत विकसित देश बन सकेगा एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि गरीब को सभी तुच्छ समझते हैं, वे उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते, वो उनके पीछे चिल्लाता दौड़ता है लेकिन वो ध्यान नहीं देते। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि किसी भी देश को विकसित तभी माना जाता है जब वह देश दौलतमंद हो, वहाँ के लोगों में खुशहाली हो और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी स्थिति मजबूत हो। लेकिन कोई देश कितना दौलतमंद है इस बात का पता उसके GNP यानी कि उसके कुल उत्पाद, उसकी GDP यानी कुल घरेलू उत्पाद, भुगतानों की बकाया रकम, आर्थिक विकास की दर, प्रति व्यक्ति आय आदि से लगता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसकी हिस्सेदारी की मात्रा भी ये संकेत देती है कि उसकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है और उस देश में कमाई हुई दौलत को संभालने और उसे लगातार बढ़ाने की हैसियत है भी या नहीं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आर्थिक संकेत वैसे तो अपने आप में काफी वजन रखते हैं, लेकिन ये काफी कुछ छिपा भी जाते हैं, जैसे कि देश के मामूली आदमी की तंगहाली और दुर्दशा की बात। गांधी जी का कहना था कि देश के लिए किए गए हर कार्य की कसौटी ये होनी चाहिए कि उसके द्वारा देश के सबसे गरीब और पिछड़े आदमी की आंखों के आंसू पोंछे जा सकते हैं या नहीं। उनका ये मानना था कि जब ऐसा दिन आ जाएगा तभी ये माना जाएगा कि हमारा राष्ट्र एक सुखी राष्ट्र बन गया है। नेहरू जी के मन में भी संपूर्ण भारत को सुखी और खुशहाल बनाने का सपना था। उनका ये मानना था कि ये तभी संभव है जब देश में फैली निरक्षरता, गरीबी, बीमारियां और अज्ञानता दूर हो और प्रत्येक देशवासी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। लेकिन मौजूदा हालात में
ऐसा होता नहीं दिख रहा है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आजादी की लड़ाई के दिनों में देश को उन्नत बनाने का हर एक सपना सच होता दिखता था। लगभग सभी हिंदुस्तानियों में देश की आजादी के लिए मर मिटने की तमन्ना थी और आजाद भारत में जीने की ललक भी थी। लेकिन आज आजादी को इतना समय पूरा होने के पश्चात वही पुरानी उमंग, तमन्ना और ललक कहीं दिखाई नहीं देती। जब भारत को विकसित देशों की कतार में खड़े होने की बात उठती है तो हम भारतीयों के चेहरे पर चमक क्यों नहीं दिखाई देती? दिखाई देती है तो बस निंदा और मानव द्वेष से भरे चेहरे। आज के लोगों को शायद ये लगता है कि हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाने की उम्मीद करना व्यर्थ है और सच्चाई ये है कि जहाँ के लोग लगातार उन्नत होने की कोशिश नहीं करते उन्हें बेहतर भविष्य भी नहीं मिलता। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम हिंदुस्तानियों को न केवल एक सुखद वर्तमान मिले बल्कि एक बेहतर भविष्य भी मिले और ये तभी हो सकता है जब हम सब मिलकर एक विकसित भारत के अपने स्वप्न को साकार कर सकें। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तब मैं एक किशोर था। मेरे स्कूल के हेडमास्टर साहब हम सभी विद्यार्थियों को अपने इलाके के एक रेडियो पर खबरें सुनने के लिए ले जाया करते थे और उन्हीं के माध्यम से हम भाषण सुनते और हमें ये भी पता चलता कि दिल्ली में क्या हो रहा है। डॉक्टर कलाम अपने भाई की मदद करने के लिए रामेश्वरम में सुबह छपने वाले अखबार दिनमणि की प्रतियां घर घर बांटा करते थे। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि ये काम करते समय मुझे अखबार में छपी खबरों को पढ़ने का मौका भी मिल जाता था। इस दौरान मुझे एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने मुझे हिलाकर रख दिया था। यह वो वक्त था जब सारा मुल्क आजादी का जश्न मना रहा था। देश के नेता दिल्ली में जमा होकर आगे के कार्यों की रूपरेखा बना रहे थे। लेकिन ठीक उसी समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें वास्तव में दिल्ली में होना चाहिए था, वो वहाँ से बहुत दूर नुआरखाली में थे। दंगों से पीड़ित असहाय लोगों के बीच वो उन्हें सांत्वना प्रदान कर रहे थे। एक ऐसे समय में जब सभी राष्ट्रीय नेता उनके आदेशों का पालन करने को तैयार थे, तब उन्होंने सभी को वो रास्ता दिखाया जो परस्पर प्रेम और एकता पर आधारित था। भारतीयों की बेहतरी और कल्याण के प्रति इसी प्रकार की गहरी आस्था के आधार पर ही हमने एक विकसित भारत का सपना देखा है। देश की आजादी को हासिल करना हम सभी भारतीयों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आज हम अंग्रेजों से आजाद तो हो गए हैं, लेकिन आज भी हम आर्थिक रूप से गुलाम ही हैं और ये आज भी उतना ही निंदनीय है जितना कि 50 वर्ष पूर्व की गुलामी थी, क्योंकि ये हमारे समाज पर बाहरी शक्तियों के प्रभाव को मजबूत करता है। इन बाहरी शक्तियों का एकमात्र उद्देश्य है अविकसित देशों को विकसित देशों की श्रेणी में बैठने से रोकना। जैसे ही कोई अविकसित देश अपने कानूनों या बहुउद्देशीय संधियों के माध्यम से इनके व्यवधानों को कम करने की कोशिश करता है, वैसे ही नए नए पेचीदा किस्म के व्यवधान खड़े कर दिए जाते हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय या विश्वव्यापी व्यवहारों के ऊपरी विश्लेषण से ये पता चलता है कि लेन देन के इन व्यवहारों के पीछे एक गहरी साजिश छिपी है और वो ये है कि चंद विकसित देशों को ये नहीं लगता कि अविकसित या विकासशील कोई भी देश उनकी कतार में आकर खड़ा हो। इसलिए भारत को विकसित देश की कतार में बैठने के, अपने सपनों को साकार करने के लिए सावधानी के साथ खुद को एकजुट करके आगे आना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बात करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमें नई बेहतर किस्म की टेक्नोलॉजी को विकसित करना ही होगा, क्योंकि ऐसा न होने से न तो हम अपने देश की सुरक्षा को मजबूत कर पाएंगे और न ही आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा कर पाएंगे। अगर हम दूसरे देशों से इन टेक्नोलॉजीज का आयात करते रहेंगे तो हम हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहने के आदी हो जाएंगे। इसलिए हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि टेक्नोलॉजी ही एकमात्र वो साधन है जिसमें पूर्णतः निर्भर रहे बिना और उसका आवश्यक योगदान प्राप्त किए बिना हम तेजी से आर्थिक विकास नहीं कर सकते और न ही अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को दृढ़ बना सकते हैं। 22 फरवरी सन 1998 को चंडीगढ़ में ट्रिब्यून ट्रस्ट द्वारा आयोजित अपने एक भाषण का जिक्र करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि उस भाषण में मैंने कहा था, हालांकि शीत युद्ध समाप्त हो गया है तो भी चुने हुए दांवपेच की नीतियाँ अभी तक अपना काम कर रही हैं और उनके माध्यम से विकसित देश विकासशील देशों पर सैनिक और आर्थिक दृष्टि से हावी होते जा रहे हैं। कई किस्म की टेक्नोलॉजीज को भारत जैसे विकासशील देशों की पहुंच से बाहर रखा जा रहा है। आज हमारे सामने दो मुख्य समस्याएं हैं। एक ओर हमारे पड़ोसियों को खुलेआम अस्त्र देकर उन्हें ताकतवर बनाया जा रहा है और दूसरी ओर गुपचुप उन्हें प्रक्षेपास्त्रों और न्यूक्लियर अस्त्र शस्त्र के निर्माण की जानकारी भी दी जा रही है। हर ओर से ऐसे प्रयास भी किए जा रहे हैं जिससे घटिया किस्म की प्रौद्योगिकी हम पर थोपी जा सके और ये काम बड़े जोर शोर से खूब ढिंडोरा पीटते हुए किया जा रहा है। और हमारे पास अपनी इस समस्या का समाधान करने का सिर्फ एक ही हल है और वो है अपनी निजी टेक्नोलॉजीज को लगातार विकसित करते रहना। आज अपने देश के चारों ओर नजर डालने पर हमें क्या दिखाई देता है? दिखाई देता है एक डरावना नजारा। शस्त्रों की संख्या को कम करने की घोषणा करने वाली कई संधियों पर दस्तखत करने वाले मुल्क हमारे पड़ोसियों को खतरनाक और विनाशकारी हथियार प्रदान करके उनके भंडार को दिन दोगुना और रात चौगुना कर रहे हैं। आज हमारे सामने सबसे अहम सवाल ये है कि हम एक राष्ट्र के रूप में पीछे से लड़ी जा रही नए किस्म की इस जंग में कैसे कामयाब हो, और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है अपनी टेक्नोलॉजीज को विकसित करके भारत
को सबसे ताकतवर देशों में से एक बनाना। आगे डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमारी पिछली पीढ़ी उन प्रतापी स्वाधीनता सेनानियों की पीढ़ी थी जिन्होंने आजाद भारत की परिकल्पना की थी। उनका सपना भारत के लोगों के लिए देखा गया वो पहला सामूहिक सपना था जो लोगों के दिलो दिमाग में उतरा, और उसी की प्रेरक शक्ति ने लोगों को आजादी के आंदोलन में सामूहिक रूप से शामिल होने का जोश प्रदान किया, और इसी संयुक्त प्रयास ने भारत को आजादी दिलाई। अगली पीढ़ी जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ, हमने भारत को पूरी ताकत के साथ आर्थिक, कृषि और टेक्नोलॉजी के विकास की ओर अग्रसर किया। लेकिन फिर भी भारत आज भी एक लंबे समय से विकासशील देश की कतार में खड़ा है। लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि भारत में विकसित देशों की कतार में खड़े होने की क्षमता मौजूद है, और उसका ये सपना अगले 15 से 20 वर्षों में पूरा हो सकता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमने कई बार खुद से और दूसरों से सवाल किया कि भारत ने, जिसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, क्यों अपनी सीमाओं में वृद्धि करने और दूसरे देशों पर हावी होने का प्रयास नहीं किया। इसके बारे में अनेक विशेषज्ञों से हमने बात की कि भारत के मानस में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इस बात का संकेत देती हैं कि भारत की सोच सदा से ही ज्यादा सहिष्णु, आत्म अनुशासित, बदला न लेने वाली, विदेशियों को शरण देने में लचीलापन रखने वाली और साहसिक बनने के स्थान पर व्यक्तिगत सुरक्षा पर बल देने की रही है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इन्हीं विशेषताओं के मेल से ही भारत की किसी सपने को साकार करने की योग्यता कम हो गई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत को विकास के लिए और एक बेहतर भविष्य के लिए अपनी पुरानी प्रवृत्तियों को त्याग कर एक ठोस कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए, और इसी दिशा में भारत ने पहली ठोस कार्यवाही 1857 में आजादी का बिगुल बजाकर की थी, और अब दूसरी शुरुआत हमें करनी है, भारत को एक विकसित देश बनाने की। एक बात हर भारतीय को समझ आनी चाहिए कि दुनिया का कोई भी देश हमारा हाथ अपने हाथों में लेकर हमें विकसित देशों की कतार में बैठाने वाला नहीं है। जब हमने सन 1998 में न्यूक्लियर परीक्षण किए थे, तब हमें कुछ विकसित देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। ऐसा नहीं है कि इन देशों की नाराजगी सिर्फ हमारे द्वारा किए गए न्यूक्लियर परीक्षण से है, बल्कि यदि कल सॉफ्टवेयर के निर्यात में सारी दुनिया के बाजार पर यदि भारत कब्जा कर ले, तो हमें दूसरे किस्म के प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा। हमारे पास जो कुछ है उसी आधार पर हमें दूसरों का सामना करना है। हमें विदेशी पूंजी को आकर्षित करना है और संयुक्त उद्यमों की शुरुआत करनी है और एक अंतर्राष्ट्रीय विकसित देश की हैसियत हासिल करनी है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ऊंचा लक्ष्य हासिल करने वालों को कभी कभी एकला चलो के मार्ग पर चलना पड़ जाता है। चैप्टर 2, अन्य देशों में हो रहा विकास। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि किसी भी ऐसी बात पर केवल इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि ऐसा विश्वास करने के लिए तुमसे कहा गया है, या वो परंपरा से चला आ रहा है, या तुमने स्वयं उसकी कल्पना की थी। अपने गुरु की भी किसी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि तुम उनका आदर करते हो, किंतु उस बात पर अवश्य विश्वास कर लो जिसे तुमने स्वयं उसका विश्लेषण करके और उसके सब पहलुओं पर विचार करके सब प्राणियों के कल्याणार्थ सही, उचित और हितकारी पाया हो। उस सिद्धांत पर अवश्य विश्वास कर लो और उसे अपना मार्गदर्शक मान लो। आगे डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में हम अभी तक किसी ऐसे सिद्धांत या मार्ग का चुनाव नहीं कर पाए हैं जिसे हम अपना कह सकें, और आज स्थिति ये है कि हम उन मार्गों की नकल कर रहे हैं जो दूसरों ने अपने लिए चुने थे, भले ही वो आर्थिक नीति, उद्योग, व्यापार, विज्ञान या टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में ही क्यों न हो। भारत कभी उन विचारों को अपनाने में पीछे नहीं रहा जो बाहर के लोगों ने उसे दिखाए। आज के नए हालात में हम अपने क्षमतावान वैज्ञानिकों को अमेरिका और यूरोपीय देशों तथा अन्य देशों की अर्थव्यवस्था को समृद्ध करते हुए पाते हैं। हमें आज भी लगता है कि विदेश और विदेशी हमसे हर लिहाज में बेहतर है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मेरे पास एक जर्मन पुस्तक है जो अपने आप में एक बेहतरीन पुस्तक है। उस किताब में रिमोट सेंसिंग पर आधारित यूरोप और अफ्रीका के मानचित्र हैं, लेकिन जब लोगों को ये बताया जाता है कि ये चित्र भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से लिए गए हैं, तो मानो उन्हें विश्वास ही नहीं होता। और विश्वास तब होता है जब उन्हें चित्रों के नीचे छपी लाइन दिखाई जाती है जिसमें इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। एक और उदाहरण देते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एक बार वो कहीं भोज पर गए हुए थे जहाँ अनेक भारतीय भी थे। इस दौरान बातचीत का रुख रॉकेट विद्या की ओर मुड़ गया और तब ये तथ्य सामने आया कि चीन के लोगों ने 1000 साल पहले बारूद का आविष्कार किया था और 13वीं सदी में बारूद चलित रॉकेट का प्रयोग किया था। इस बहस के दौरान मैंने भी उन्हें बताया कि भारत के टीपू सुल्तान ने वुलविच और राटुंडा नाम के 2 रॉकेटों का प्रयोग श्रीरंगपट्टन की 2 लड़ाइयों में किया था और ऐसा प्रयोग किसी भी सेना द्वारा दुनिया में पहली बार हुआ था। मैंने वहाँ ये भी बताया कि अंग्रेजों ने उन रॉकेटों का बारीकी से अध्ययन करके उनमें सुधार कर उनका उपयोग यूरोप में हुई अपनी लड़ाइयों में किया था। मेरी इस बात को सुनकर वहाँ मौजूद एक वरिष्ठ भारतीय ने फौरन ये निष्कर्ष निकाल लिया कि जरूर टीपू सुल्तान ने ये टेक्नोलॉजी फ्रांसीसियों से सीखी होगी। मैंने बड़ी ही विनम्रता से उनसे ये कहा कि ये सच नहीं है और मैंने उन्हें प्रख्यात अंग्रेज वैज्ञानिक सर बर्नार्ड लॉवेल की लिखी एक किताब दिखाई
जिसमें सब कुछ लिखा था। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मेरे भारतीय मेहमान ने उस किताब को ध्यान से देखा और उन अंशों की ओर भी निगाह डाली जिसकी ओर मैंने इशारा किया था। बाकी पन्नों को उन्होंने हल्के से आगे पीछे किया और दिलचस्प कहते हुए वह किताब मुझे लौटा दी। क्या ये सब कुछ जानने के बाद उन्हें भारत पर गर्व हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम। विलियम कॉन्ग्रेन ने टीपू सुल्तान के रॉकेटों में जो भी सुधार किए थे उसका पूरा वर्णन इस किताब में मौजूद था। इसलिए आज हमारे सामने सर्वाधिक निर्णायक कार्य है अपनी पराजयवादी मानसिकता से मुक्ति पाना, क्योंकि वह मानसिकता हमारे बुद्धिजीवियों में बहुत गहरे मन तक बैठ गई है और इसी के कारण वो कभी भी ये विश्वास ही नहीं कर पाते कि भारत में किसी भी प्रकार का नया सृजन होना संभव है। आगे डॉक्टर कलाम ने ऐसे कई देशों की विकास यात्राओं का वर्णन किया है जिन्होंने निरंतर प्रयास करते हुए विकसित होने का गौरव प्राप्त किया है। अमेरिका और यूरोप की बात करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अमेरिका आज एक महान आर्थिक शक्ति है और उसके शानदार विकास के पीछे है उसके प्रचुर प्राकृतिक स्रोत, वहाँ के साहसी और कर्मठ लोग और अपने इन्हीं साधनों के बल पर ही वो आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महाशक्ति बनकर उभरा है। विकसित अमेरिका को साकार करने का श्रेय जिन महान वैज्ञानिकों को जाता है उनमें कुछ हैं रिचर्ड ब्रॉनसन, एंड्रयू कार्नेगी, जॉर्ज ईस्टमैन, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड इत्यादि। संगीत उद्योग में उत्पादों के साम्राज्य निर्माता रिचर्ड ब्रॉनसन एक ऐसे परिवार में जन्मे थे जहाँ हाई स्कूल तक की शिक्षा पूरा करने का सौभाग्य किसी को भी नहीं मिला था। अमेरिकी स्टील उद्योग का पर्याय माने जाने वाले एंड्रयू कार्नेगी एक गरीब कपड़ा बुनकर के बेटे थे और उन्हें औपचारिक शिक्षा पूरी करने का अवसर भी नहीं मिला था। एक मामूली किसान के बेटे हेनरी फोर्ड ने न सिर्फ विशालतम कंपनी की स्थापना की बल्कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में एक नई क्रांति भी ला दी। इन सभी महान उद्यमियों में जो एक समान विशेषता देखने को मिलती है वो है एक परिकल्पना के प्रति एकाग्र निष्ठा और उसे सफल बनाने के लिए जरूरी दृढ़ निश्चयी कर्मठता। एक और विशेषता जो अमेरिका को सर्वोच्च राष्ट्र बनाने के पीछे है वो है वहाँ के जोखिम उठाने वाले पूंजीपति और उनकी नए उद्योगों में पूंजी लगाने की हिम्मत। वहाँ ऐसे सैकड़ों शोधकर्ता भी हैं जिनके सीने में साइंस और टेक्नोलॉजी के नए आयामों को छूने की लालसा सदैव बनी रहती है। अमेरिकियों ने अपनी टेक्नोलॉजी को और श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए विशाल धनराशि का निवेश भी किया है और शोध कार्यों में बार बार मिलने वाली असफलता के बाद भी सफल होने की आशा कभी भी नहीं छोड़ी। अमेरिका के विभिन्न राष्ट्रपतियों ने भी बार बार इसी बात पर बल दिया कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सफलता को और अधिक बढ़ाया जाए ताकि वहाँ रोजगार के अनेक अवसर भी उपलब्ध हों और साथ ही ये सफलताएं मानव जीवन की विभिन्न आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी नए रास्तों को खोले। और अपनी इसी टेक्नोलॉजी के बल पर आज अमेरिका दुनिया के राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा अन्य क्षेत्रों में हावी होता दिखाई दे रहा है। इसके विपरीत ब्रिटेन ने कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी और उससे जुड़े कार्यों को उजागर नहीं किया, लेकिन उसने भी टेक्नोलॉजी फॉर साइट प्रोग्राम नाम की एक योजना आरंभ की है। जर्मनी ने भी अपनी टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के लिए जापान से प्रेरित होकर कार्यक्रम बनाए हैं। फ्रांस में वहाँ की सरकार हमेशा ही अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए अपनी सहायता प्रदान करने में तत्पर रहती है। सिर्फ 5 लाख की आबादी वाला नन्हा सा देश फिनलैंड भी अपनी टेक्नोलॉजी को किसी से कम नहीं आंकता। यह देश कागज और दूरसंचार के क्षेत्र में अग्रणी नेता माना जाता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि पिछले 1 दशक की अवधि में मलेशिया ने भी दुनिया में अपनी एक विशिष्ट छाप बनाई है। उसके लोग आज पहले से अधिक संपन्न और आर्थिक रूप से कहीं अधिक बेहतर हैं। सिर्फ बाग बागान पर आधारित उनकी अर्थव्यवस्था को आज विश्व की सफलतम अर्थव्यवस्थाओं में एक माना जाता है। मलेशिया का लक्ष्य है 2020 तक एक पूर्ण विकसित देश के रूप में उभरना। सारा मलेशिया राष्ट्र और उसके विकास में रुचि लेने वाले सभी दल काफी उत्साह के साथ मलेशिया को एक विकसित, सुखी व संपन्न राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। इसी क्रम में चीन की बात करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत और चीन का नाम साथ साथ जहन में आता है। दोनों देशों में काफी समानताएं तो हैं, लेकिन साथ ही साथ काफी निर्णायक असमानताएं भी हैं। चीन का सपना 21वीं सदी के मध्य स्तर के विकसित देशों की कतार में जगह पाने का है। चीन का ये मानना है कि साइंस और टेक्नोलॉजी ऐसी 2 शक्तियां हैं जिनकी क्रांतिकारी ताकत देश को आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में आगे बढ़ा सकती है और चीन विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी असफलताओं से सीखकर उनके बहुमुखी विकास की लगातार कोशिश भी कर रहा है। उसका उद्देश्य अपने परंपरागत हथियारों को और ज्यादा विनाशक और घातक बनाने का और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सैन्य योग्यताओं में वृद्धि करने का है और ये सब टेक्नोलॉजी को और अधिक प्रभावी बनाकर ही किया जा सकता है। चीन की 2020 की नई परिकल्पना का लक्ष्य साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से राष्ट्र की संपूर्ण शक्ति और क्षमता बढ़ाने, लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा करने, बड़े पैमाने पर औद्योगिक और कृषि उत्पादन से उत्पन्न समस्याओं को हल करने। चीन के बाद जापान की बात करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि यदि हम जापान पर नजर डालें तो जापान आज जिस भी स्थिति में है उसका ये विकास काफी कम समय में किया गया है और इसे जापान
जापानियों के विकास मॉडल के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके पीछे जो एक महत्वपूर्ण तथ्य छिपा है वो है जापान की काबिलियत को दर्शाती उनकी वर्ल्ड फेमस टेक्नोलॉजी। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि छठे दशक में जापानी वर्ल्ड फेमस टेक्नोलॉजी के लीडर नहीं थे और हकीकत तो ये है कि उस समय जापानी माल को अत्यंत निम्न श्रेणी का माना जाता था। जापान टेक्नोलॉजी को बाहर से आयात करता था, लेकिन तभी जापानी उद्योगों और सरकारी एजेंसियों ने ये निर्णय लिया कि वो जापान में मूल जापानी टेक्नोलॉजी के विकास के लिए पहले से तय की गई धनराशि को 4 गुना ज्यादा खर्च करेंगे और इसके बाद अगले 2 दशकों के दौरान जापान विश्व की एक आर्थिक शक्ति बन गया और इसका पूरा श्रेय उनकी टेक्नोलॉजी के निर्यात से आई हुई विशाल धनराशि को जाता है। और यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि जापान के पास अपने प्राकृतिक साधनों के नाम पर अधिकांश क्षेत्रों में करीब करीब कुछ भी नहीं है। जापान के बारे में बताते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अपनी भावी परिकल्पना के अंतर्गत जापान ने अमेरिका के बराबर आकर बाद में उससे हर प्रकार से आगे निकल जाने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। अपनी इस हैसियत को जापान ने रातों रात हासिल नहीं किया। उन्हें विभिन्न दिशाओं में मेहनत करते 2 दशक लग गए, लेकिन उन्होंने विकसित देश होने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा और तब तक घोर श्रम करते रहे जब तक उनका ये सपना साकार नहीं हो गया। जापान के इस सपने को असलियत में बदलने के लिए वहाँ के राजनीतिज्ञों, व्यापारियों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, बैंकरों और आम लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। कोई भी जापानी एजेंसी या उद्योग किसी भी टेक्नोलॉजी का आयात करके आराम से नहीं बैठ जाता था, बल्कि वो उस टेक्नोलॉजी के काम को बारीकी से जानते और उनमें और अधिक सुधार करने में लग जाते थे। इसका कारण ये था कि वो ये जानते थे कि एक विकसित जापान तभी जन्म लेगा जब वे लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सक्षम होकर अपने खुद के डिजाइनों का विकास करने लगेंगे। एक ऐसा देश जिसे युद्ध और 2 परमाणु हमलों ने बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दिया था और जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपमानजनक हालत में जीवन जीने को विवश होना पड़ा था, वही देश आज विश्व के 7 सबसे अधिक शक्तिशाली देशों में से एक है। एक ऐसा देश जिसके पास सीमित प्राकृतिक स्रोत हैं और जिसके सैनिक शक्ति बनने के सभी प्रयास निष्फल कर दिए गए थे, लेकिन इन सब के बावजूद उसने अपने समर्पित भाव से और उसके अथक प्रयासों से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो सर्वोच्चता हासिल की, उससे हमें बहुत कुछ सीखना होगा। इसी क्रम में जापान के बाद दक्षिण कोरिया की बात करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि करीब 3 दशक पहले दक्षिण कोरिया कोई ध्यान देने योग्य देश नहीं माना जाता था। अनेक देश जिनमें भारत भी शुमार था, वो सभी दक्षिण कोरिया को इतना गरीब देश मानते थे जिससे कोई भी आशा करना बेकार था। लेकिन अपने ऊपर आई कई आपदाओं के बावजूद कुछ ही वर्षों में दक्षिण कोरिया ने इतनी अधिक उन्नति कर ली कि आज उसकी गिनती दुनिया के अग्रणी देशों में होती है। दक्षिण कोरिया ने अपने आर्थिक क्षेत्रों में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके स्टील, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों में काफी उन्नति की और दक्षिण कोरिया ने ये साबित कर दिखाया कि वह दृढ़ संकल्पों वाला देश है। आगे बढ़ने के लिए दक्षिण कोरिया ने अपने रिसर्च और डेवलपमेंट पर काफी पूंजी लगाई है और इसी के कारण वो इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना प्रदर्शन और भी बेहतर कर रहा है। पिछले 2 दशकों में उसके लोगों के जीवन की गुणवत्ता में आश्चर्यजनक सुधार हुआ है। वहाँ प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़कर $10,000 तक पहुँच गई है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि 2 से 3 दशक पहले कोरिया के लोगों की खाने की मेज पर बस एक ही विषय पर बहस होती थी कि आज सुबह लंच में क्या खाना खाएं और कल क्या खाने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ खाद्य पदार्थों की काफी कमी थी और ज्यादातर लोग अच्छा और पूरा भोजन मिलने पर ही कुछ काम करने को तैयार होते थे। उन दिनों में दिन में 2 समय के भोजन का बंदोबस्त कर पाना एक उपलब्धि माना जाता था, लेकिन आज कोई कोरियाई भोजन की कभी कोई बात ही नहीं करता। अब वो बात करता है सारी दुनिया की कि कोरियाई लोग दुनिया में कितनी और सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया के बाद एक अन्य देश इजराइल की बात करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में इसका जन्म 1948 में बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में हुआ था। रेगिस्तान में पानी और भोजन की अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद उसके सामने अहम सवाल था अपनी सुरक्षा का। इजराइल में रेतीला देश होने के कारण पानी का संकट है और प्राकृतिक साधन गिने चुने ही हैं। उसके चारों ओर शत्रु देश हैं और उनके बीच रहकर इस छोटे से देश को पानी, भोजन और सुरक्षा की कमी को हल करने के लिए हमेशा ही सतर्क रहना पड़ता है। इन सभी मुश्किलों के बाद भी आज इजराइल एग्री फूड प्रोडक्ट्स के निर्माण के क्षेत्र के नेता है। इतना ही नहीं, खाने पीने की कई वस्तुओं जैसे दूध, फल और अन्य वस्तुओं का प्रोडक्शन करने में टेक्नोलॉजी का अधिक प्रयोग किया है और इससे आज इजराइल एग्रीकल्चर और एग्री फूड से संबंधित टेक्नोलॉजी के विकास पर आज सर्वोच्च स्थान पर है। इजराइल खाद्य पदार्थों और कृषि सुरक्षा का इंतजाम करके ही चुप नहीं बैठा, उसे सुरक्षा की भी जरूरत थी। उसने न्यूक्लियर, अंतर्राष्ट्रीय और इलेक्ट्रॉनिक संबंधित समर्थताएं भी हासिल कर ली हैं और अब उनके पास अनेक श्रेष्ठ उत्पाद और टेक्नोलॉजीज हैं। आज की सारी दुनिया इजराइल की सैनिक, आर्थिक और शिल्प विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है और इसकी श्रेष्ठता के पीछे है उनकी ऊंचे किस्म की परिकल्पना और उसे पूरा करने का उनका अथक प्रयास। इन सभी देशों का उदाहरण देने के पीछे डॉक्टर कलाम का उद्देश्य ये है कि 2020 की परिकल्पना
करने वाले हम अकेले देश नहीं हैं। अन्य देश भी अपने भविष्य की कल्पना करते रहते हैं और भविष्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सदैव सक्रिय और प्रयत्नशील रहते हैं। चैप्टर 3 2020 के लिए तकनीकी परिकल्पना, भारत की मूल क्षमताएं। इस चैप्टर की शुरुआत डॉक्टर कलाम तेलुगु कवि गुरजांडा की इन पंक्तियों से करते हैं। मेरे भाई, यह देश तुम्हें प्रिय है, तुम इसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाकर उसके सुधार में लगे रहोगे। साहसिक कार्यों की जरूरत है आज। कठोर श्रम करो, देर तक करो, खेतों में, कारखानों में। दूध मधु बहुल होना चाहिए। तुम्हारा हमारा यह देश अपने लोगों द्वारा बने सामानों से भरा हो। हमारा देश अपने हस्तकौशल से निर्मित कृतियों को दुनिया भर में फैला दो। तुम देशभक्त हो, लेकिन चिल्लाकर उसकी घोषणा मत करो। शेखी बगाड़ने से कोई भी लाभ नहीं होता। इसके स्थान पर चुपचाप कार्य करते रहो। तुम्हारे कार्यों को देखकर लोगों को खुद फैसला लेने दो। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आजादी से पहले के भारत में योग्य स्त्रियों और पुरुषों के रूप में अनेक स्वप्न दृष्टा थे और ये ऐसे लोग थे जो आधुनिक और सशक्त भारत के रूप को सोचते थे। उन्होंने अपने अपने कार्यकलापों से न केवल भारत को समृद्ध किया, बल्कि आजाद भारत उनके उत्तराधिकार से और अधिक संपन्न हुआ। इसके अलावा भी भारत इस बारे में भी भाग्यशाली रहा कि उसके पास दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक प्राकृतिक संसाधन मौजूद थे। आजादी के बाद भारत ने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी आदि क्षेत्रों में एक साथ प्रगति की और उन लोगों को इस बात का खासा आश्चर्य भी हुआ जिनको ये यकीन था कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में अव्यवस्था का ही राज होगा। लेकिन आजादी के 2 दशकों के बाद भी हमारी अनेक उपलब्धियों के बावजूद यह संदेह बना ही रहा कि क्या हम अपनी क्षमता और सामर्थ्य के बल पर अपने सब काम को अपने आप कर पाएंगे या नहीं। आजादी के बाद घोषित नीतियों के अनुसार हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कायम करनी थी, लेकिन इसके बावजूद हमें ऐसे आर्थिक और औद्योगिक फैसले लेने पड़े जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बाहर से आयात की हुई टेक्नोलॉजी से संबंधित थे और इसी काल में ही हमें किसी काम की पहल करने में खुद पर संशय होने लगा था। लेकिन फिर भी कई विलक्षण उदाहरण जैसे प्रक्षेपास्त्रों का प्रक्षेपण, सुपर कंप्यूटर का निर्माण और सीडॉट की स्थापना देखने को मिली। सन 1988 में टाइफेक यानी कि टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल नाम की एक संस्था ने जन्म लिया जो बाहरी निर्भरता तथा चंद देशीय सफलताओं के मिलने से बनी थी। इसका मुख्य कार्य दुनिया भर में विकसित हो रही टेक्नोलॉजीज की पूर्व सूचनाएं प्राप्त करते रहना तथा उन टेक्नोलॉजीज का चुनाव करना था जो भारत के लिए अनुकूल हो। इस संस्था ने अनेकों संस्थानों जैसे सरकार, उद्योगों, वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों और प्रयोगकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। अपने कई वर्षों के कार्यकाल में इसने कई ऐसी रिपोर्ट्स तैयार की जो ये सुझाव देती हैं कि भारत को शुगर, स्टील, लेदर, बायोटेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन के क्षेत्रों में ऐसा क्या करना चाहिए ताकि भारत इन क्षेत्रों में शीर्ष पर आ सके। और इसी के परिणाम स्वरूप अनेकों ऐसे टेक्नोलॉजिकल मिशन सक्रिय हुए जिन्हें सरकार का समर्थन और भागीदारी प्राप्त है। ये पहल प्रशंसनीय थी, मगर इससे जुड़े कई लोगों ने कहा था कि भारत जैसे विशाल देश को अपनी संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए और आगे जाना चाहिए था। 24 नवंबर 1993 को इस परिषद की बैठक में इसकी नियंत्रक समिति के 40 सदस्य इकट्ठा हुए। बहस के दौरान परिषद के सदस्य ने अध्यक्ष से ये सवाल पूछा कि 1947 के लगभग 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी भारत को विकासशील देश क्यों कहा जाता है? भारत को विकसित देश का दर्जा पाने के लिए और क्या करना होगा? वहाँ मौजूद सभी व्यक्तियों ने ये तुरंत ही महसूस किया कि मूल और निर्णायक मुद्दा यही है और इस सवाल का जवाब ये है कि हमें कम से कम समय में अपनी टेक्नोलॉजीज को सही दिशा में खोलना और फैलाना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दौलत की जनक ऐसी टेक्नोलॉजीज ही हो सकती हैं और टेक्नोलॉजी ही भारत को राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षात्मक रूप से सुदृढ़ कर सकती है। इसके अलावा भारत को अधिक से अधिक निर्यात करना होगा, सुरक्षा के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना होगा, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब हम भारत की मूल क्षमताओं का मूल्यांकन कर लें। अब सवाल ये उठता है कि किसी देश की मूल क्षमताएं क्या होती हैं? अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी देश की मूल क्षमताएं वो खास क्षेत्र होते हैं जहां हम पहले से ही काफी ताकतवर हैं और थोड़ी कोशिश करने पर और भी अधिक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हम भारतीयों में नई टेक्नोलॉजीज में माहिर होने की काबिलियत है। आजादी के बाद हमारे लोगों ने कृषि के नए तरीकों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर ली थी। उन्होंने कारखानों तथा अनेक सार्वजनिक सेवाओं में काफी जल्दी निपुणता प्राप्त कर ली थी। यहाँ तक कि महिलाओं में जबरदस्त शिक्षा की कमी के बावजूद उन्होंने नए आर्थिक क्रियाकलापों में बड़ी तेजी से सफलताएं अर्जित कर ली थी। हमारे देश को विकास के करीब ले जाने का जिम्मा उन लोगों का होगा जो देश भर में फैले साधारण स्कूलों और कॉलेजों में पढ़े हैं। भारतीय मूल के जो लाखों लोग विश्व के विभिन्न भागों में नौकरी कर रहे हैं, वे सभी IIT जैसी संस्थानों से प्रशिक्षित नहीं हुए हैं। इनमें से अधिकतर लोग भारत की अनाम और मामूली संस्थाओं से आए हैं। हाल में ही भारतीय सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जो उन्नति देखने को मिली है, उसमें भारी संख्या में ऐसे स्त्री पुरुष जुड़े हैं जो अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, लेकिन ये अंग्रेजी में लिखे निर्देशों को आसानी
आसानी से पढ़ सकते थे और कंप्यूटर को भी सफलता के साथ सही ढंग से चला सकते थे। और अपनी इसी योग्यता के बल पर ये लोग सॉफ्टवेयर के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रहे कंपटीशन में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इन सभी मिसालों से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारत का मनुष्य बल उसकी एक प्रमुख शक्ति है। अगर हम किसी अकुशल भारतीय को प्रशिक्षित करके कुशल बना सकते हैं, और अगर हम किसी कुशल भारतीय की कुशलता में वृद्धि कर सकते हैं, और अगर हम किसी पढ़े लिखे भारतीय के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल बनाने में मददगार हो सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इनके जरिए हम अपनी आर्थिक उपलब्धियों की मंजिल तक पहुंच सकेंगे। लेकिन आज इस जोश को उचित मार्ग प्रदान करने वाली पर्याप्त प्रणालियां नहीं हैं, जहां से उत्पादकता और रचनात्मकता प्रवाहित हो सके। इसलिए इसके लिए हमें जरूरी प्रयास जल्द से जल्द करने होंगे। भारत की एक और मूल शक्ति या सामर्थ्य है उसके प्राकृतिक संसाधन। भारत के पास स्टील और एल्यूमिनियम की अच्छी कच्ची धातुएं पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे पास चमत्कारी धातु टिटेनियम के अलावा अनेक दुर्लभ भू धातुएं भी हैं, लेकिन ये काफी अफसोस की बात है कि हम उनका प्रभावशाली प्रयोग अभी तक नहीं कर पाए हैं और समुद्र में छिपे साधनों की खोज अभी होना बाकी है। हमारे पास प्रचुर धूप, कृषि योग्य जलवायु, या फिर कहे कि एक संपूर्ण विश्व जिसमें ध्रुवीय देश जैसी ठंड, उष्ण कटिबंधीय हरियाली, रेगिस्तानी इलाका और काफी वर्षा सभी कुछ है। हालांकि हम इसका पूरा उपयोग नहीं करते। टाइफेक के पैनल ने भारत की मूल क्षमताओं और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए कार्य प्रणालियाँ विकसित की, जिसका उद्देश्य था साइंस तथा टेक्नोलॉजी में भारत की पहल को सही दिशा प्रदान करना और भारत की 2020 तक की परिकल्पना को वास्तविक बनाना, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकल पावर की ही कद्र होती है। टाइफेक की इस पहल को हर स्तर पर जबरदस्त समर्थन मिला, जिससे यह विश्वास और भी अधिक बढ़ गया कि भारत में इस भावना से भरे लोगों की कोई कमी नहीं है। ये परिकल्पना भविष्य में बहुत से मिशनों की जनक बनेगी और यह सब भारत को एक विकसित देश का दर्जा दिलाने में सशक्त भूमिका निभाएगा और तब हर भारतीय को विश्व स्तर के उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध होंगी। चैप्टर 4 खाद्य, खेती और प्रोसेसिंग। अगर किसानों के हाथ ढीले पड़ गए तो तपस्वियों के तब भी बेकार हो जाएंगे। थिरुकुरल की इन पंक्तियों से शुरुआत करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत के लगभग 40% लोग आज भी गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं और कभी कभी तो ऐसे भी दिन आते हैं कि उनके पास मामूली खाने पीने की चीजों को खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते। लेकिन फिर भी आज के भारत को वो आजादी के पहले के भारत से काफी बेहतर मानते हैं, क्योंकि आजादी के पहले के भारत के कुछ भागों में करीब करीब अकाल और भुखमरी जैसी हालत थी और ये हालत 1960 के दशक में भी रही, जब हमें अमेरिका से आयात किए हुए गेहूं को खाकर जीवन जीने को मजबूर होना पड़ा था। प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर S.K. सिन्हा अक्सर कहा करते थे कि 1965 से 1967 तक का समय अन्न और कृषि की दृष्टि से संकट का समय था। इन 2 वर्षों में हमने 100 और 110 लाख टन अन्न का आयात किया था, जो हमारे लिए बड़े खतरे का संकेत था, क्योंकि हम हमेशा इतने बड़े आयात पर निर्भर नहीं रह सकते थे और खास तौर पर जब इतनी अधिक मात्रा में गेहूं 12,000 मील दूर से आए हों। और इसी संकट काल में अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ऐसी नीतियां बनाई कि मानो वो अन्न की मात्रा को बूंद बूंद करके भारत भेज रहे थे। एक बार तो स्थिति इतनी नाजुक हो गई थी कि हमारे देश के पास सिर्फ 2 हफ्तों का ही स्टॉक बचा था और किसी भी अन्न के बाहर से आने का कोई भी संकेत नहीं था। इसी संकट ने देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर होने का संकल्प लेने का अवसर प्रदान किया। इसी काल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजीज का जन्म हुआ जो गेहूं और चावल की नई नस्लों को सुधारने और विकसित करने में समर्थ थी और भारत ने इन टेक्नोलॉजीज से बहुत कुछ सीखा और इससे काफी बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन सेवाओं का विस्तार किया। और ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि हम इन टेक्नोलॉजीज को सिर्फ एक अजूबा मानकर चुपचाप नहीं बैठे, हमने इस पर पूरी मेहनत की और 3 साल के अंदर ही देश में गेहूं की पैदावार दोगुनी हो गई। 1970 के दशक में हमने गेहूं और चावल की ऐसी अनेकों किस्में विकसित की जिसे सभी ने सराहा और इस तरह हम अन्न के मामले में पूर्णतः आत्मनिर्भर बन गए। सन 1979 और सन 1987 में जब 2 बार हमें सदी के सबसे बड़े सूखे का सामना करना पड़ा, तब भी भारत को किसी भी देश से अन्न की सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि देश के पास अतिरिक्त अन्न भंडार सुरक्षित था। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या हम ये पूर्ण विश्वास करके चुपचाप बैठ सकते हैं कि अब अन्न के मोर्चे पर हम पर कभी भी कोई संकट नहीं आएगा, और क्या उस अपमान की स्थिति पुनः नहीं होगी जो अपमान हमने 1965 से 1967 तक झेला था? बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि भारत अपने अनाज का उत्पादन बढ़ाने में पूरी तरह समर्थ है और भारत को उन टेक्नोलॉजीज का
भी नॉलेज है जिससे हम कृषि के क्षेत्र में और अधिक उन्नति कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे लोगों में परिश्रम करने का जोश और लगन भी है, क्योंकि हमने कई बार ये साबित भी किया। इसलिए हमें खाली ना बैठकर कठिन श्रम करते रहने का संकल्प लेना होगा, क्योंकि यदि हमने ये मान लिया कि हम इस क्षेत्र में काफी आगे हैं और हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो हमारी हालत उस खरगोश की कहानी की तरह हो जाएगी जिसमें सोए हुए खरगोश को हराकर कछुआ जीत गया था। भारतीय कृषि की चुनौतियों के बारे में बात करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमारी सिंचाई योजनाएं भारतीय कृषि का मूल तत्व है। आज हमारे देश की जितनी कृषि योग्य भूमि पर फसलें बोई जाती हैं, उनका 70% भाग ऐसा है जो वर्षा के जल पर आधारित है, और इन 70% भाग में भी 30% भाग ऐसा है जहाँ बहुत कम वर्षा होती है और जिसे शुष्क भूमि कहा जाता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मुझे राजस्थान के सूरतगढ़ की याद आती है, जहाँ पर घास की एक पत्ती भी किसी भी मौसम में दिखाई नहीं देती थी, लेकिन आज मुझे राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में काफी परिवर्तन दिखाई देता है जो वाकई प्रशंसनीय है। ये परिवर्तन इंदिरा गांधी नहर सिंचाई योजना के पानी से आया। मैं एक ऐसे अनेक नहरों वाले भारत की कल्पना करता हूँ जो विभिन्न जल स्रोतों से जुड़ी होगी और जहाँ वर्षा के पानी का भी कुशल प्रबंधन किया जाएगा, जिससे गरीबों को तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही हमारी कृषि को भी लाभ होगा। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत कृषि के क्षेत्र में आगे आकर एक नए युग का शुभारंभ करके दिखा सकता है और भारत कृषि उत्पादों का एक मजबूत निर्यातक देश बन सकता है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें सबसे पहले खुद अपने लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन करना होगा, ताकि कृषि के क्षेत्र में आई हुई ये संपन्नता गाँव की गरीबी को भी समाप्त कर दे। हमें अन्न की पैदावार के साथ साथ कृषि संबंधी टेक्नोलॉजीज का भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आज भी अन्न के भंडारण में ही 10% तक अनाज बेकार हो जाता है, जो एक चिंता का विषय है। नई प्रणालियों और सुविधाओं की जानकारी से हम देश की खाद्य सुरक्षा को और अधिक बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 5 विविध पदार्थ और उनका भविष्य। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि यदि हम मानव समाज के विकास पर एक नजर डालें तो हमें ये पता चलेगा कि हमने आदि मानव युग से आज के प्रगतिशील युग में जो भी उन्नति की है, उसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातुओं के नव निर्माण का बहुत महत्व रहा है और आज वही कुशलता किसी भी देश को विकसित देश बनाने में मुख्य भूमिका निभाती है। इन धातुओं का प्रयोग हवाई जहाजों, मिसाइल्स और सैटेलाइट के निर्माण में भी होता है और तो और हमारे घरों में भी धातुओं से बनी विभिन्न वस्तुओं का उपयोग होता है। टूटी हुई हड्डियों पर जो लेप लगाया जाता है वह भी टिटेनियम जैसी आधुनिक पदार्थों से बना होता है और ये बात साफ साफ दिखाती है कि ये पदार्थ और धातुएं हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व रखती हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या एक विकसित देश होने के लिए किसी भी देश के पास धातुओं, कच्ची धातुओं के सोर्सेस का होना और उनका प्रयोग में लाया जाना कितना आवश्यक है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अमेरिका के पास पर्याप्त स्रोत व साधन मौजूद हैं। रूस और चीन के पास भी आधारभूत स्रोत और साधन मौजूद हैं और उन्हीं के बल पर ये देश तेजी से अपना विकास कर रहे हैं। इसके विपरीत जापान के पास ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। वो स्टील का निर्यातक है और जहाजों का निर्माण भी करता है। आज जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र का लीडर है, क्योंकि उसने अपनी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर हमेशा ही ध्यान दिया। जापान आज अमीर देशों की श्रेणी में इसलिए है क्योंकि जापान में बनाई गई वस्तुएं ऊंची कीमतों पर उन देशों को बेची जाती हैं जिन्होंने जापान को अपनी धातुएं प्रदान की। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ विकसित देश उन देशों को अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचते जिनसे कच्ची धातुएं आयात करके उन्होंने वो प्रोडक्ट बनाए होते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि इस संबंध में उन्हें अपना एक अनुभव याद आ रहा है। जब वो भारत के पहले उपग्रह SL3 को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्हें बेरिलियम से बने कुछ प्रोडक्ट्स की जरूरत थी। तब उन्होंने जापान से इसके लिए संपर्क किया, पर जापान की उस कंपनी ने मना कर दिया। अमेरिका ने भी ऐसा ही किया। तब उन्हें पता चला कि भारत के पास बेरिलियम धातु का सबसे बड़ा भंडार है और भारत ही उसे जापान, अमेरिका जैसे देशों को निर्यात करता है। फर्क बस इतना है कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे वे इस कच्ची धातु को शुद्ध धातु में बदल सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे रूप दे सकते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि इस घटना से मैंने ये सबक सीखा कि भले ही आपके पास प्राकृतिक संसाधन हो, पर अगर आपके पास आवश्यक टेक्नोलॉजी नहीं है तो ये सभी स्रोत आपके लिए बेकार हैं। लेकिन आज हमें बेरिलियम उत्पादों के लिए दूसरे देशों से भीख नहीं मांगनी पड़ती, क्योंकि आज भारत ने बेरिलियम को मेटल में ट्रांसफर करने की टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। भारत के पास आज टिटेनियम, आयरन, बेरिल और ऐसी ही अनेकों दुर्लभ धातुओं के भंडार हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम इनका वास्तविक उपयोग कर पा रहे हैं? भारत ने जर्मन टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करके राउरकेला में स्टील प्लांट का निर्माण किया था, जो 1960 में दुनिया के बेस्ट प्लांट्स में से एक था। लेकिन उसके बाद से आज तक हमने उस टेक्नोलॉजी को समय के अनुसार डेवलप करने का कोई भी प्रयास नहीं किया। उल्टा हमने हालात को बद से बदतर होने दिया। लेकिन आज इन खोए हुए अवसरों का शोक मनाने का कोई भी फायदा नहीं है। आज हमारे पास देश में ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी तथा दूसरे स्टील प्लांट्स हैं, जिन पर यदि आज भी ध्यान दिया जाए तो ये भी कायापलट कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम
कलाम कहते हैं कि अगर हमने इस मोर्चे पर विजय हासिल कर ली तो हम भारतीयों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। चैप्टर 6 रासायनिक उपयोग और हमारी जैविक संपत्ति। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि रसायन और इससे बने उत्पाद हमारे जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनेक तरह से प्रभावित करते हैं। मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल साइंस हमारे शरीर की विभिन्न प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैसेस हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए हैं। और भी अनेकों ऐसी सुविधाएं हैं जो इन केमिकल्स के माध्यम से हमें मिलती हैं और हमारी लाइफ को आसान बनाती हैं। लेकिन सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ ये हमारे सामने काफी कठिन समस्याएं भी लाती हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी इस बात का जबरदस्त संकेत है कि केमिकल पोल्यूशन का एक सीरियस इंसिडेंट हजारों लोगों की जान ले सकता है। आकस्मिक दुर्घटना से होने वाले नुकसान के अलावा यदि कोई जानबूझकर सिर्फ विनाश करने के लिए केमिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करे तो उसका क्या किया जा सकता है। इसी केमिकल इंजीनियरिंग ने हमें नापाम बम दिया, जिसका प्रयोग वियतनाम के युद्ध में किया गया था। और आज भी मानव जाति आधुनिक रसायनों से जन्मे हथियारों के डरावने साए में जी रही है। भारत के पास भी रासायनिक हथियार बनाने की क्षमता मौजूद है, फिर भी भारत उस अभियान का हिस्सा है जो इस पर रोक लगाना चाहते हैं। लेकिन यही केमिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स, पैकेजिंग और कम्युनिकेशन की अनेकों टेक्नोलॉजीज को मुहैया करवाते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए संपूर्ण विश्व में केमिकल इंडस्ट्री को इम्पोर्टेंट बिजनेस में से एक माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम बचे हुए वेस्ट मटेरियल्स को भी दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। उदाहरण के लिए पहले चीनी के निर्माण की प्रक्रिया में बचे हुए वेस्ट मटेरियल को जला दिया जाता था, पर आज उसका उपयोग या तो कागज बनाने में किया जाता है और या तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है। पहले भारत को केमिकल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में बाहरी देशों से इम्पोर्ट की हुई टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज इस क्षेत्र में हो रहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण ही आज हम न केवल कुछ नया सीख रहे हैं बल्कि अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करने में सफल हो रहे हैं। लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी के विस्फोटक विकास से पर्यावरण पर गंभीर समस्याओं का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिसने वैज्ञानिकों पर नए नए मार्गों की खोज करने का दबाव डाला है। और आज उन्होंने प्राचीन संपदा और भूले बिसरे आदिवासी समाजों के लुप्त होते ज्ञान को भी ढूंढना आरंभ कर दिया है। और इसके परिणाम स्वरूप अनेकों ऐसी चिकित्सा विधियाँ, जड़ी बूटियाँ और अनेकों ऐसी जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं जो आज के लिए काफी प्रासंगिक हैं। और ऐसे अध्ययनों में सबसे ज्यादा रुचि विकसित देश ले रहे हैं, क्योंकि उनका देश इस ज्ञान से समृद्ध नहीं है। एक उदाहरण देते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आंध्र प्रदेश के एक अधिकारी जो आदिवासियों के विकास का काम देखते थे, उन्होंने ये पाया कि आदिवासियों के पास कुछ ऐसी सामग्री होती थी जिसे गंदे पानी में डालकर उसे स्वच्छ किया जा सकता था। ऐसा लगता था कि उनके पास जरूर कुछ रसायन था जिनसे गंदा पानी साफ हो जाता था। उस अधिकारी ने अपने परिचित कई वैज्ञानिकों से इसकी जांच करने को कहा और जांच के बाद ये पता चला कि आदिवासियों द्वारा पानी को साफ करने के उस पदार्थ में भारी खनिजों और कोर मेटल तक को साफ करने की क्षमता मौजूद थी। वे वैज्ञानिक आगे भी इसकी जांच करना चाहते थे, लेकिन जैसा हमारी व्यवस्था में अक्सर होता है, उन्हें काफी रुकावटों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अनेक प्रयोगशालाओं के सामने अपना प्रस्ताव रखा, पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। फॉरेन यूनिवर्सिटी ने इसमें अपनी रुचि दिखाई। आज भी अनेकों विदेशी कंपनियां भारतीय यूनिवर्सिटीज को इसी प्रकार के प्राचीन ज्ञान को संग्रहित करने के लिए धन प्रदान करती हैं और इस ज्ञान को जानने के लिए और इस पर शोध के लिए अच्छा खासा खर्च भी करती हैं। डॉक्टर कलाम पूछते हैं कि क्या भारत के पास इसका कोई भी जवाब है? क्या हमें अपने ही देश की इस संपदा और ज्ञान को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, या फिर हमें इस ज्ञान को प्रयोग में लाकर विभिन्न टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके इसका और अधिक विकास करना चाहिए? क्योंकि अगर हमने इनका उपयोग भली भांति समझ लिया तो न केवल हम ऐसे उत्पादों के विश्वव्यापी नेतृत्व को संभालने के लायक हो जाएंगे, बल्कि कई मामलों में हम विकसित राष्ट्रों से आगे भी निकल सकते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि ताकत ही ताकत का सम्मान करती है, इसीलिए विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए हमें कई क्षेत्रों में शक्ति संपन्न होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि विकसित देश विकासशील देशों का हमेशा से ही लाभ उठाते आ रहे हैं और इसीलिए एक विकासशील देश को विदेशी उत्पादों का साधारण से भी अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। विकसित देशों का दबाव एक विकासशील देश पर इतना अधिक होता है कि जिसके कारण एक विकासशील देश को अपने उत्पादों का निर्यात कम से कम मूल्य पर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चैप्टर 7 भविष्य के लिए निर्माण की योजनाएं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि प्राचीन काल से ही हम भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में कुशलताएं हासिल थी। हमारे प्राचीन भव्य मंदिर, उत्कृष्ट मूर्तियां और अनेकों ऐसे विलक्षण निर्माण इसका प्रमुख उदाहरण है। निर्माण क्षेत्र के साथ साथ हमने मेडिकल साइंस में भी काफी उन्नति की थी। आज से करीब 2600 वर्ष पहले ही भारत चिकित्सा
चिकित्सा विज्ञान में खासी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुका था। उस समय लिखी गई काफी सारी किताबों में शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी की जो टेक्निक्स बताई गई थी वो आज की आधुनिक विधियों से काफी अधिक एडवांस थी। पुराने समय से ही भारत अनेकों उन्नत आविष्कारों से युक्त था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया अन्य देश हमसे काफी आगे निकल गए। यूरोपीय देशों में नए नए आविष्कार हो रहे थे, लेकिन इनकी जानकारी भारत में काफी देर से पहुंच रही थी। लेकिन फिर भी 19वीं सदी के अंतिम वर्षों और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत ने कुछ चीनी की फैक्ट्रियों और स्टील और कपड़ों की मिलों को लगाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। कई हिम्मती दूरदृष्टा और हिम्मती भारतीयों की बदौलत भारत विमान निर्माण, कार निर्माण और जहाज निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ सका। हम ये कह सकते हैं कि मानव जाति ने पिछले 150 वर्षों में अनेक परिवर्तनों और आविष्कारों को होते देखा और भारत भी इनमें कहीं भी पीछे नहीं था। और इन आविष्कारों को नया आयाम तब मिला जब बिजली का आविष्कार हुआ और धीरे धीरे अनेक आविष्कारों के साथ साथ कंप्यूटर का आविष्कार दुनिया को और भी अधिक ऊंचाइयों पर ले गया। आज भारत को दुनिया भर में सॉफ्टवेयर का पॉइंट ऑफ ओरिजिन माना जाता है। भारत के बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के केंद्र के रूप में आज जाने जाते हैं, क्योंकि लगभग संपूर्ण भारत का सारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट ये दो नगर ही करते हैं। और इनका श्रेय जाता है संपूर्ण भारत से आए उन युवक युवतियों को जो भारत के आम स्कूल कॉलेजेस से पढ़कर निकले और अपनी रोजी रोटी के लिए उन्होंने इस व्यवसाय को अपनाया और देखते ही देखते उनमें इतनी महारत हासिल कर ली कि वो अपनी क्षमता और योग्यता के बल पर आज उन सब डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं जो उनके सामने आती हैं। और इस प्रकार हमारे लोग सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन कुशलताओं को लगातार आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए एक सहयोगी वातावरण की आवश्यकता है। पिछले 50 वर्षों में जो भारतीय अपना देश छोड़कर विदेशों में काम करने लगे और वहीं बस गए, वो भी अपनी निजी आवश्यकताओं से ही प्रेरित हुए थे। जब अपने देश में उन्हें बेहतर जीवन जीने के अवसर नहीं मिले और कोई चुनौती नहीं मिली, तब उन्होंने विदेश जाकर वहाँ अपनी तलाश पूरी की। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आज अनेकों ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जो ये जताते हैं कि भारतीय सॉफ्टवेयर को यूरोप और अमेरिका ने अपने बाजारों के उपयुक्त पाया है और आने वाले समय में मुझे ये पूरा विश्वास है कि विकसित देशों की कंपनीज को सॉफ्टवेयर सप्लाई के मामले में भारत एक बड़ा देश बनकर सामने आएगा। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एक विकसित भारत के सपन को साकार करने के लिए हमें एक ऐसे भारत की कल्पना करनी होगी जहाँ केवल कृषि और सेवाओं के क्षेत्रों को ही ना अपनाया जाता हो, बल्कि जहाँ छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को भी उन्नत बनाने का सपना देखा जाता हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या फिर ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग। इन सभी क्षेत्रों के विकास के लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा और विकसित देश की परिकल्पना को एक पक्के यकीन के साथ निरंतर आगे बढ़ाते रहना होगा। चैप्टर 8 सेवाओं से समृद्धि। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का वो भाग जो सेवा से संबंधित कामों में लगा होता है वो सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर कहलाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, होटल इंडस्ट्री, आर्ट, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन सेक्टर्स आते हैं। सर्विस सेक्टर भारत की जीडीपी में करीब 60% का योगदान करते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हर देश की अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं। प्रारंभिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर्स, जिसके अंतर्गत खनन, कृषि इत्यादि आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जहाँ निर्माण संबंधी कार्य होते हैं और थर्ड सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि यदि हम विभिन्न देशों के डेवलपमेंट के ट्रेंड पर ध्यान दें तो ये पता चलता है कि उन देशों की अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर सेक्टर से हटकर सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ती है और भारत में भी जिस तरह कृषि और निर्माण क्षेत्र में परिवर्तन आ रहे हैं उसने भी सर्विस सेक्टर के डेवलपमेंट में काफी योगदान दिया है। आज अगर हम देखें तो कृषि के क्षेत्र में मशीनों का ज्यादा प्रयोग होने के कारण वहाँ कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या में काफी कमी आई है, इसलिए उनको मिलने वाले रोजगार के अवसर भी कम होते जा रहे हैं और इसी कारण गाँव के मजदूर बेहतर जीवन और रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं और जो गाँव में है उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए इस समस्या पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को गाँव में ही कुछ खेती से जुड़े रोजगार उपलब्ध कराने की आज आवश्यकता है और इसी मंशा से गाँव में सड़कों के निर्माण से संबंधित योजनाएं शुरू भी की गई हैं। तो इस तरह की अन्य योजनाओं की आज आवश्यकता है जिससे हम इन क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को कम कर सके और जिससे कृषि क्षेत्र का भी विकास हो सके। जहाँ तक अर्थव्यवस्था के सेकेंडरी सेक्टर की बात है तो यहाँ भी टेक्निकल नॉलेज और स्किल की काफी डिमांड है और यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट के काफी सारे अवसर बढ़ने की संभावना है। थर्ड सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो सभी क्षेत्र जो कृषि और निर्माण के अलावा हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं और इस क्षेत्र में कंप्यूटर के आगमन से इस क्षेत्र की क्रियाशीलता और भी अधिक बढ़ गई है, जिससे चाहे कृषि कार्य हेतु मौसम का हाल जानना हो या दुनिया भर में कृषि उत्पादों की जरूरतों का आकलन करना हो या फिर किसानों की उपजों का विश्लेषण कर उनको ये बताना हो कि उन्हें अपनी उपजों की बिक्री बढ़ाने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए। ये सभी उदाहरण सेवा क्षेत्र की क्रियाशीलता के ही हैं, जिन्हें आज विकसित देश अपना रहे हैं और आज ऐसी ही सेवाएं भारत में भी अपनाई
बनाई जा रही हैं, जो कि एक बेहतर कल का सूचक है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि भारत जैसे देश में अर्थव्यवस्था के बाकी दो क्षेत्रों कृषि और निर्माण का भी आधुनिकीकरण होना परम आवश्यक है। देशवासियों को पर्याप्त रूप से अन्न देने के लिए कृषि क्षेत्र को लगातार विकसित करना होगा। वहीं दूसरी ओर अपनी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए निर्माण कार्य के क्षेत्र को भी लगातार विकसित करते रहना होगा और इन दोनों क्षेत्रों का विकास सेवा क्षेत्र की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होगा और ये देश की दौलत में वृद्धि करने के साथ साथ नए रोजगारों को भी पैदा करने में अहम भूमिका निभा सकता है। चैप्टर 9 शक्ति संवर्धक उद्योग, ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। अपने इस वाक्य से शुरुआत करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि विकसित देश के अपने सपने को साकार करने के लिए हमें कई क्षेत्रों में शक्ति संपन्न होना परम आवश्यक है और हमें बेहतर स्थिति में होना ही होगा। और इन्हीं उद्यमों में से खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर बात करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत जैसे अत्यधिक आबादी वाले देश के लिए लगातार अनाज की आपूर्ति बनाए रखना एक बड़ा काम है। बेशक ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और इसकी आपूर्ति को लगातार बनाए रखने के लिए हम जो भी कदम उठाते हैं उसे खाद्य सुरक्षा का नाम दिया जाता है। आर्थिक सुरक्षा की बात करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि किसी देश को विकसित देश की श्रेणी में लाने में आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन आर्थिक विकास को कायम करने के लिए किसी भी देश को अपने उत्पादों के निर्यात को लगातार व व्यापक रखना पड़ता है। लेकिन यही विकसित देश विकासशील देशों का लाभ उठाते हैं। विकासशील देशों को विदेशी उत्पादों का साधारण से अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है और इन्हीं सब प्रतिक्रियाओं के कारण विकासशील देश को सदा ही दबाव की स्थिति में रहना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें अपने उत्पादों का निर्यात कम से कम मूल्य पर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और इसीलिए विकासशील देशों का आर्थिक संतुलन नहीं बन पाता। इसलिए विकासशील देश के रूप में आज भारत को उन टेक्नोलॉजीज का आविष्कार करना आवश्यक है जिनसे हम कम से कम आयात पर निर्भर रहें और एक बड़े निर्यातक देश के रूप में उभरें। अगर भारत इस सामर्थ्य को अर्जित कर लेता है तो इस सामर्थ्य के बाद ही वास्तविक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है और इसीलिए आज आर्थिक विकास के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आज के समय को देखते हुए हमें सिर्फ सुरक्षा, अंतरिक्ष या न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में ही आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है। आने वाला समय इन्हीं टेक्नोलॉजीज का है, इसीलिए भारत को आने वाले समय में टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट पर निरंतर काम करते रहना होगा ताकि आज की पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी के लोगों को भी नई मंजिलों को फतह करने के लिए नायाब सुनहरे अवसर मिल सके। और यदि यह संभव हुआ तभी हम गर्व से ये कह सकेंगे कि भारत ने एक ऐसे विकसित देश का दर्जा प्राप्त कर लिया है जहां ऐसे लोग हैं जो अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह संतुष्ट और आश्वस्त हैं। चैप्टर 10 सबके लिए स्वास्थ्य। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एक बार पूर्व प्रधानमंत्री I.K. गुजराल ने हैदराबाद में एक साइंस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं अपने सामने मंच पर बैठे गणमान्य व्यक्ति को देख रहा हूँ। हर एक के सामने मिनरल वाटर से भरी एक एक बोतल रखी है और इन्हें देखकर मुझे 3 वर्गों के भारतीयों की याद आ रही है। पहले वर्ग में वे भारतीय आते हैं जो बोतल बंद पानी पीने और खरीदने की हैसियत रखते हैं। दूसरे वर्ग में वो भारतीय आते हैं जो उस पानी का ही इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें उनके घर में लगे नलों से मिलता है या वे आसपास लगे किसी भी नल या पंप से उसे प्राप्त करते हैं। और तीसरी श्रेणी में वो भारतीय आते हैं जिनके लिए पानी मिलना रोजमर्रा की एक समस्या है और पानी कैसा भी क्यों न हो वे उसे पीने और इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आजादी के 50 वर्ष बाद भी ऐसी स्थिति का बने रहना एक राष्ट्र के लिए शर्म की बात है और अगर हमने इस बारे में और अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कुछ नहीं किया तो अगले 10 साल बाद भी हम इन्हीं बातों को ही दोहराते रहेंगे, क्योंकि कोई भी समाज या देश सफल तभी माना जाएगा जब वहाँ के लोगों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। आज हमारे देश व समाज के धनी व्यक्तियों को अपनी सेहत का ध्यान रखने की जानकारी और उपाय बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जिससे इस श्रेणी के लोग अपनी सेहत का खासा ख्याल रख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का सवाल है तो अगर वो चाहें भी तो उन्हें किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं करीब करीब ना के बराबर ही उपलब्ध हैं, क्योंकि उनके पास इलाज कराने लायक पैसे भी नहीं होते और इनमें से कई तो नीम हकीमों का शिकार बन जाते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र आम लोगों के लिए उपलब्ध ही नहीं है। इसके पीछे भी कई कारण हैं, जैसे दवाइयों की अनियमित या कम सप्लाई, डॉक्टरों की कमी और ऐसा स्टाफ जो अपने कर्तव्यों को करना ही नहीं चाहता। गरीब तबके के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है स्वच्छता का ना होना, क्योंकि साफ सफाई का होना या ना होना उनके लिए इतना मायने नहीं रखता जितना कि और अधिक मूलभूत सुविधाएं। और यह स्थिति अधिकतर महानगरों की है। बड़े बड़े महानगरों में रहने वाले संभ्रांत लोगों का ये मानना है कि इन गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों को या तो उस स्थान से हटाकर कहीं दूर भेज दिया जाना चाहिए और या फिर उनकी बस्तियों के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी जाएं, ताकि ये गंदी बस्तियां उन जैसे संभ्रांत लोगों को दिखाई ही ना पड़े। जबकि एक विकसित भारत की परिकल्पना गरीबी हटाओ की होनी चाहिए, न कि गरीब हटाओ की। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि DRDO की पहल से ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हुई जिससे पीने के पानी
पानी की समस्याओं को काफी हद तक हल किया गया है। यह प्रक्रिया नमकीन व खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदल देती है और इसका प्रयोग राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों में सफलतापूर्वक किया गया है। एक उन्नत भारत के सपने को सच करने के लिए सबसे पहले हमें अपने देश की मूलभूत आवश्यकताओं और समस्याओं से रूबरू होकर उनके निदान का कार्य करना होगा और इस संदर्भ में लोग निरंतर कार्यरत भी हैं। लेकिन समस्या काफी बड़ी और गंभीर है। जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रश्न है तो ये बात सच है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी दबाव है, लेकिन अंधेरे में कई प्रकाश पुंज भी दिखाई देते हैं। हमारे देश में ऐसे उच्च स्तरीय और महंगे डॉक्टर्स भी हैं जो धनी लोगों से पूरी फीस लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम फीस लेकर गरीबों का भी उतना ही अच्छा इलाज करते हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत सबके लिए स्वास्थ्य की चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाएगा। बस हमें इसके लिए चिकित्सकों के सोचने और काम करने के उनके ढंग में गहरा बदलाव लाना होगा। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जहाँ एक और भारत को गरीब और निम्न स्तर का जीवन जीने वाले लोगों में होने वाले रोगों को समाप्त करने के लिए संघर्षरत होना होगा, वहीं उसे उस स्थिति का भी सामना करना होगा जो आज विकसित देश तनाव के रूप में भुगत रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि क्या हम सादा जीवन जीकर खुश रहने की अपनी परंपरा को कायम रखने में सफल हो पाएंगे। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आने वाले समय में हमें एक रोग मुक्त भारत बनाने के लिए विभिन्न संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, जिन्हें विकसित देशों के रोग भी कहा जाता है, जिनमें हृदय रोग, डायबिटीज मुख्य रूप से शामिल हैं, उनके पूर्णतः निदान के लिए कार्य करते रहना होगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भारत आने वाले समय में अपने ऊपर विश्वास करके नए नए मार्गों को ढूंढने में सक्षम बने। आइए हम सभी मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो सशक्त होगा, स्वस्थ होगा और समृद्ध होगा। चैप्टर 11 सफलता के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि बेहतर जीवन जीने वाले व्यक्ति ही अधिक और बेहतर कार्य कर सकते हैं और एक सीधी सी सच्चाई ये है कि किसी ऐसे देश की अर्थव्यवस्था को एक विकसित देश की अर्थव्यवस्था नहीं कहा जा सकता जिसके बहुत से लोग गरीबी की रेखा के थोड़े ही ऊपर रहते हों, जो कृषि संबंधित उत्पादन करते हों और निर्माण तथा व्यापारिक केंद्रों से पूरी तरह से कटे हों। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एक विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए हमें कई व्यवस्थाओं का सुधार करना होगा, जिससे हमारा देश एक उन्नत भविष्य के काबिल बन सके। अगर बात कृषि और उससे संबंधित उत्पादों की होती है तो हमें अब अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। अगर परिवहन क्षेत्र की बात हो तो हम भारतीयों को अच्छी सड़कें पाने और इससे संबंधित रोजमर्रा की परेशानियों से पूर्णतः मुक्त होने का अधिकार है और इसके लिए हमें अपनी घिसी पिटी और पुरानी पड़ गई प्रशासनिक और कानून प्रणालियों से आजाद होकर प्रत्येक स्तर पर आधुनिक प्रणालियों की व्यवस्था को साकार करना होगा। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि हमारे देश के बंदरगाह सदैव ही व्यस्त रहा करते थे। अरब, फ्रांस, यूनान, चीन आदि अनेकों देशों से व्यापारी यहाँ आते रहते थे भारतीय मसाले, रेशम आदि खरीदने के लिए और भारतीय व्यापारी भी बड़े बड़े जलयानों द्वारा विदेशों की यात्रा किया करते थे। लेकिन भारत के आज के बंदरगाह विदेशी बंदरगाहों का मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि विदेशी बंदरगाह आज अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जिसके कारण सिंगापुर जैसा छोटा सा देश हमसे कहीं अधिक कमाई कर लेता है। विदेशी बंदरगाह की अधिकांश क्रियाएं कंप्यूटराइज और ऑटोमेटिक है और उनके मुकाबले में हम अभी काफी सुस्त हैं। और अगर जल्द ही हमने उनका मुकाबला नहीं किया तो हम एक व्यापारिक देश के रूप में कभी आगे नहीं आ पाएंगे। आगे डॉक्टर कलाम कहते हैं एक विकसित भारत के लिए उत्तम बिजली की सप्लाई होना भी परम आवश्यक है। वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क, लंदन या टोक्यो में अगर एक दिन या एक हफ्ते बिजली गायब हो जाए तो इन देशों की सरकारें उसी दिन गिर जाएंगी। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो स्थिति निराश करने वाली है। इसीलिए विकसित भारत में सबके लिए उत्तम बिजली की व्यवस्था के लिए बिजली के नए स्रोतों का विकास करना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हमारी परिकल्पना लगभग अधूरी ही रहेगी। भारतीय टेक्नोलॉजी की बात करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब भी भारत इस क्षेत्र में कोई भी प्रशंसनीय कार्य करता है तभी विदेशी राष्ट्र यह दावा करना शुरू कर देते हैं कि भारत की यह उपलब्धि उनके ज्ञान पर आधारित है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब हमने जुलाई 1918 में अपने पहले उपग्रह यान का प्रक्षेपण किया और रोहिणी की कक्षा में उसे स्थापित किया, तब भारत ऐसा करने वाला विश्व के 4 देशों में से एक बना। इस घटना के एक सप्ताह के अंदर अमेरिका ने ये ऐलान किया कि मैंने नासा में कुछ महीनों तक इस कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और अमेरिका की इस बात का समर्थन पश्चिम देशों के कई समाचार पत्रों ने भी किया। जर्मनी ने ये दावा किया कि वायु परीक्षण की सुविधा हमने उनसे प्राप्त की है। हमें ये सब समाचार पढ़कर बड़ा मजा आया, क्योंकि हम इसके पीछे के कारण समझ सकते थे। हम जानते थे कि हम सभी वैज्ञानिकों ने इस सफलता के पीछे कितनी अधिक मेहनत की थी। इसका एक एक चरण और टेक्नोलॉजी पूर्णतः स्वदेशी थी। इसी तरह जब हमने पृथ्वी का सफल प्रक्षेपण किया तब भी पश्चिम के कुछ समाचार पत्रों ने कहा कि हम रूस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। और अग्नि का जब हमने सफल प्रयोग किया तब अमेरिका ने कहा था कि जो नासा से मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था वह अग्नि की सफलता के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आज भी मुझे इस बात पर हंसी आती है कि अमेरिकी ये मानते हैं कि भारत सिर्फ
उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सफल हो सकता है। भारत श्रेष्ठ योग्यताओं से युक्त है, परंतु फिर भी पश्चिमी देशों ने ऐसी हवा क्यों बना रखी है कि सिर्फ उनके पास ही श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार मानव इतिहास में जातिवाद हमेशा से हावी रहा है, ठीक उसी प्रकार जातिवाद की तरह यह बीमारी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी फैलती जा रही है। लेकिन हमें विकसित देशों की इस बीमारी को नजरअंदाज करते हुए टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के अभियान को जारी रखना होगा और उसे अधिक गतिशील बनाना होगा। चैप्टर 12, कैसे बनाएं परिकल्पना को वास्तविक। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि परिकल्पना सिर्फ रिपोर्ट को तैयार करने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये वास्तविक रूप से कदम उठाने का वह मार्ग होता है जिससे हम एक तय समय पर एक विशेष योजना के साथ अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए। लेकिन पता नहीं कब और कैसे हम लोगों में ये आदत पड़ गई है कि असली और जमीनी समस्याओं को हल करने में तत्परता दिखाने के स्थान पर उसके बारे में टालमटोल करना हम शुरू कर देते हैं। जब योजनाओं और नीतियों की घोषणा करने के मौके आते हैं तब उनका जोर शोर से प्रचार किया जाता है, लेकिन एक साल के बाद उनका क्या होता है इसकी शायद ही किसी को परवाह होती हो। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से लोग आज भी मौजूद हैं जो कुछ ठोस कार्य करने के लिए तमाम परेशानियों को झेलते हुए भी संघर्षरत हैं। और ऐसे ही लोगों की बदौलत अनेकों अवसरों को गवा देने के बावजूद भी हमारे देश की थोड़ी बहुत प्रगति हो रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले वर्षों में ये क्रम टूटे और हमारी वास्तविक उपलब्धियाँ कहीं अधिक हो। हम इस पुस्तक में दी गई अपनी परिकल्पनाओं के माध्यम से ये चाहते हैं कि भारत सन 2020 तक एक विकसित देश का दर्जा प्राप्त कर ले, और ऐसा हो जाने से भारत विश्व की 5 महानतम शक्तियों में से एक होगा। और ऐसा होने से न केवल भारत राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भर होगा, बल्कि विश्व के आर्थिक और राजनीतिक मंच पर उसकी अलग हैसियत होगी। अपनी इसी हैसियत को प्राप्त करने के लिए भारत को विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी कदम उठाने ही होंगे। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अपने इन विचारों को लेकर लोगों का मत जानने हम जहाँ भी गए, हमें ये पता चला कि भारत की आम जनता भी भारत के विषय में चिंतित है। लोगों का रुख बहुत सकारात्मक था, जो प्रसन्नता का विषय था। और मेरा और मेरे सहलेखक का यह विश्वास है कि नए भारत के सपने को साकार करने के लिए हम सभी भारतीयों को अपने स्तर पर छोटा ही सही कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। हमने यह निश्चय किया कि हमें भी कुछ करना होगा, और पिछले 2 वर्षों से हम लोगों में भारत को सशक्त और महान बनाने की इस परिकल्पना के प्रति उन्हें जागरूक कर रहे हैं। और हम सभी भारतीयों को यह बताना चाहते हैं कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए हम भारतीयों को कोई बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सबके द्वारा छोटे छोटे कदम उठाने से भी हम उस मंजिल तक जो अभी काफी दूर दिखाई देती है पहुंच सकते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मेरे सहलेखक YS राजन ने हाल ही में एक सभा में भाग लिया था, जहां अमेरिका द्वारा भारत पर लगाई जाने वाली पाबंदियों पर चर्चा हुई थी। उस चर्चा में भाग लेने वाले सभी भारतीय थे, और उन्हीं में मौजूद एक बुजुर्ग सज्जन ने जोरदार शब्दों में कहा था कि सबसे पहले हमें अपने भारतीय होने पर गर्व करना सीखना होगा। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी जापान यात्रा की एक घटना सुनाई। उनके होटल के कमरे में नल का पानी रिस रहा था, जिससे उनको नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने शिकायत की, 2 आदमी आए और आधे घंटे तक उन्होंने नल की मरम्मत की। फिर उन्होंने उन सज्जन से पूछा कि क्या वो उनके कार्य से संतुष्ट हैं। बुजुर्ग सज्जन कहते हैं कि मेरे हाँ कहने पर उन्होंने मुझे हुई असुविधा पर खेद व्यक्त किया, और अंत में मुझसे ये भी कहा कि होटल के प्रबंधक ने यह निश्चय किया है कि उनसे उस रात का होटल का किराया नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने अपना सर झुकाकर विनम्रता से उनसे कहा कि सर देखिए, नल के उस हिस्से को जिसकी वजह से आपको असुविधा हुई थी, यह हिस्सा जापानी नहीं है, इसे हमने दूसरे देश से आयात किया है, और आगे से हम एक बेहतर हिस्से का इस्तेमाल करेंगे। इस घटना से हमें ये संदेश मिलता है कि जापानी लोग अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर कितना गर्व करते हैं, और इसीलिए वो अपनी सेवा और अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाते रहते हैं। यदि हम सब भारतीय अपने अपने कार्य क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करना आरंभ कर दें, तब भारत आशा से पूर्व ही एक विकसित देश होकर दिखा देगा। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एक शिक्षक का भारत के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। इसी सदी में एक काल ऐसा भी था जब शिक्षकों को गुरुओं के रूप में पूजा जाता था, लेकिन आज शिक्षकों की उपेक्षा की जाती है, जिसका सुधार तुरंत होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक ही आने वाले भारत का निर्माण करता है, और ये एक परम सत्य है। इसलिए शिक्षक की जिम्मेदारी सबसे पहले आती है। एक शिक्षक को चाहिए कि वो अपने स्तर से विकसित भारत की परिकल्पना करे, जैसा कि आप कर सकते हैं, और फिर उस संदेश को अपने ढंग से विद्यार्थियों को दे, और दूसरे आप स्वयं अपनी जानकारी को नवीनतम बनाएं, ताकि आपके विद्यार्थी इससे भी ज्ञान प्राप्त कर सकें। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मेरे बार बार इन मुद्दों पर जोर देने की सिर्फ एक वजह है, और वो ये है कि भारत एक विकसित देश बनने की अपनी विजय यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ सके। उसके प्रत्येक नागरिक ज्ञानवान और एक विकसित देश में बेहतर भविष्य की कल्पना से ओतप्रोत हो। वो कहते हैं कि ये हमारा विश्वास है कि प्रज्वलित युवा मस्तिष्क प्रबल संसाधन होते हैं। धरती के ऊपर, आकाश में तथा जल के बीच छुपे किसी भी संसाधन से यह संसाधन कहीं अधिक शक्तिशाली है। हम सभी को आज भारत को विकासशील से विकसित भारत में रूपांतरित करने के लिए एक उद्देश्य के साथ मिलकर काम करना होगा, और हमें विश्वास है कि यह पुस्तक
तक अनेक मस्तिष्कों को जागृत करने में सफल होगी। तो ये थी आज की हमारी किताब भारत 2020 नवनिर्माण की रूपरेखा की बुक समरी। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और इंस्पिरेशनल थॉट्स के लिए अब आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।